आपका इस मान सम्मान को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सर ने बोला है कि आज मैं बारूद नहीं, आज हम लोग ज्वालामुखी के ऊपर आके बैठे हुए हैं। आज मुझे अपने परमात्मा से भी बड़ा शिकायत है, गुरुदेव माफी करता हूँ, अपने परमात्मा से भी बड़ी शिकायत है। 35 साल की उम्र में डीओ साहब दिया, इस उम्र में दिया होता तो ऐसी समय डीओ साहब दिया जब एक बच्चा यहां से पहन के पापा, दूसरा इधर से खेल रहा पापा, पीछे से धर्मपत्नी धक्का लगा लीचा। आज तो मैं एकदम जेलस हूं, इतना अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है आप लोगों को देख देख के। क्योंकि यार जितनी चाबी भरी राम ने, अपनी चाबी कितनी भरी मुझे पता है, परंतु आपकी चाबी अभी बहुत बाकी है। मतलब कितना एंजॉयमेंट करोगे आप, वो सोच सोच के मैं घबरा रहा हूं। उसी का चेहरे से, और कुछ नहीं है, उसी का चेहरे से। भगवान की कृपा से ठीक है, आज जो कल पैसा ट्रांसफर हुआ सभी का हुआ, कल ही हुआ, अपना भी हुआ। कल का जो टोटल है वो टोटल है 12,70,08,00,000 रुपया। रात को कैलकुलेशन लगाने बैठा था तो गुरुदेव को बोला, गुरुदेव बंदों के ट्रांसफर हो गए, अपने नहीं हुए। गुरुदेव बोले कि यार पानी ऊपर तक चढ़ने में टाइम लगता है, चिंता मत कर, सबका भरा जाएगा, तेरा सब आ जाएगा, चिंता मत कर। और जब सवेरे सवेरे मोबाइल खोला तो फिर मैं टोटलिंग लगाना बैठा था, तो टोटलिंग लगाया। दोस्त मुझे नहीं पता था कि मेरा बिजनेस रतलाम से बाहर जाएगा। मैं तो वो कबड्डी वाला खेल था, मेरे को पता था कबड्डी लाइन पे पांव रख के वापस आ जाने का काम खत्म, परंतु कबड्डी में सामने वाले को मारना भी है, ये तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया। बात तो क्या करूं, शौक था गाड़ियों का। अपने इंडस्ट्रीज में जब था तो गाड़ी, जब भी शोरूम में इंदौर जाता था, शोरूम में देखता था गाड़ी लेनी है, तो मेरा सीए मुझे ना बोलता था, नहीं पहले इसको बेचो फिर गाड़ी खरीदना, पहले इसको बेचो। क्यों? क्योंकि आपका बही खाता नहीं चलता है। इंडस्ट्रीज में 1 नंबर और 2 नंबर चलता है, परंतु जिंदगी के अंदर 35 साल की उम्र के बाद पता चला एक ही इंडस्ट्रीज है जिसमें 1 नंबर चलता है, वो ये डीओ साहब। और जब इस सिस्टम के अंदर आया फिर तो अपने शौक फट के बाहर आने लग गए। हर 4 महीने में एक गाड़ी खरीदना, हर 4 महीने में एक बार गाड़ी खरीदना। आपको मैं हकीकत बताता हूं, रतलाम के जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जो कमिश्नर थे राजपूत जी, वो मेरा हाईवे पे घर है, तो मेरे घर के बाहर से निकले तो अचानक किसी कारणवश उन्होंने ड्राइवर को बोला रोक, गाड़ी बैक ली, और बैक ली। मेरा हाईवे जो घर है अभी नीचे हो गया, हाईवे ऊपर हो गया, तो वहां से क्या हुआ कि मेरी गाड़ियां दिख रही थी। तीसरे दिन मेरे सीए का फोन आया कि भाई कमिश्नर साहब ने ऑफिस में बुलाया है, आपको जाना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई अपने रिटर्न में प्रॉब्लम है? बोले पता नहीं, आपको चलना है। जब वहां पे पहुंचा तो सबसे पहले कमिश्नर ने यही कहा, क्या करते हो? मैंने कहा लोगों के सपने पूरे करवाता हूं। बोले वो क्या है? मैंने कहा सर इस कुर्सी को छोड़ने के बाद पता चलेगा क्या है। तब उन्होंने मुझे कहा कि बात बिल्कुल
तुम जो कह रहे हो कैसे मानो, परंतु मुझे एक बात बताओ, इतनी गाड़ी तुम कहां से लाए हो? गजब। मैंने बोला ये आम बंदा अगर पूछ लेता तो मैं उससे बोलता हूँ आधा घंटा निकल, कब निकल रहा, से निकल रहा, सवेरे के सामने निकल रहा कि मैं तेरे घर आऊँ कमिश्नर था, थोड़ा सा मान सम्मान देना था। मैंने कहा सर एक ही जगह से आई है, वो है दिल्ली से, और वहां हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है डियोसा में। तो बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा ये सीए साहब बैठे हुए, नहीं कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा सीए साहब को बोला कि पता तो कहाँ गड़बड़ी लग रही है। मतलब कमिश्नर भी हिल सकता है आपके एटीट्यूड से, आम आदमी तो जल के खाक हो जाएगा आपकी कहूंगा कि जब मैं डियो साहब कर रहा था इस सिस्टम में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था तो एक ईगो था बहुत बड़ा। वो ईगो था बहुत बड़ा, वो ईगो इतना बड़ा था कि जब मैं पहली बार गुरुदेव से मुलाकात की, तो जब पहली बार गुरुदेव से मुलाकात की तो इन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने नमस्ते कर लिया। आपको बताता हूं, इन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने नमस्ते कर लिया, क्योंकि ये क्या है, गाड़ी के नीचे से निकले। हाँ कौन? आपकी डाउनलाइन आई है रतलाम से संजय से, मोस्ट वेलकम। तो मैंने कहा हाथ दे मत काला। तो ये एक छोटे से वो जो भैंस थी, जो गाड़ियों के नीचे बैठते ना, उसी पे बैठ गए और सर हाँ सर बात करने लगे। तो मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि इनके शरीर से डीजल की बदबू आ रही थी, गुरुदेव बदबू आ रही थी। बट उस समय जब पहली बार इनसे मुलाकात किया तो मेरा ईगो बहुत आसमान पे था। मुझे ऐसा लगता था यार एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल ही बैठ रहा। परंतु दोस्त इन्होंने बोला शाम को मिलते हैं। जब शाम को जब मुलाकात हुई तो शाम को देखा, ओए होए ये तो बाद में आया है, पहले इतर आया है। और जब बैठ के बात करे तो बम के गोले जैसे। मैंने कहा गलती हो गई, हाथ नहीं मिलाया। उस दिन उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, उस दिन अपना दिमाग सेट हो गया, भैया कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला है कि सुंदरकांड के बारे में पता है? मैंने कहा बता सर। बोला हनुमान जी जब सीता जी से मिलने गए तो उस समय सीन क्या चल रहा था, रावण तलवार लेके सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि साला जाता हूं और पकड़ के इसी की गर्दन उड़ा देता हूं। वो जाने वाले थे, इतने में मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। तो हनुमान जी रुक गए। बोले अरे यार अच्छा हुआ, मेरे प्रभु ने जो काम मैं करता तो मेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाता, साला मैंने मारा। मेरे प्रभु ने वो काम मंदोदरी से करवा दिया। वो मंदोदरी से करवा दिया। अपनी मोटी बुद्धि अपने को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के बंदे पाठ बहुत करते हैं, तो अपने मोटी बुद्धि समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है सर। तो इनको समझ में आ गया कि बंदे को समझ में नहीं आया। तब उन्होंने हंसते हुए बोला, वहां पे एक ना त्रिकाचार्य जी, रावण की बहन, वो उसने सपना देखा कि एक बंदर आया हुआ है लंका के अंदर और वो पूरी लंका को आग लगा रहा है। वो अपने भाई को बोल रहा था। हनुमान जी ने सुन लिया, बोले यार मुझे जो मैनेजमेंट में बताया गया था उसमें लंका जलाने का तो रोल ही नहीं है। लंका जलाने का रोल नहीं है। और वो ये लंका जलाने का मामला कहां से आ गया? तो उन्होंने बोला यार ठीक है, जो प्रभु करेगा बढ़िया ही करेगा। अब इस बीच में क्या हुआ कि वो रावण ने आदेश दे दिया हनुमान जी को पकड़ो। जब हनुमान जी को पकड़ा तो हनुमान जी ने कोई विरोध नहीं किया, पकड़ में आ गए, चले गए। अब हनुमान जी को थोड़ा गलतफहमी था कि यार सारा पकड़ा गया, मर गया। तो बोले पीछे से गुरुदेव साथ में है, पकड़ाया है तो कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। इतने में वहां से विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने बोला दूध को मारना अपराध है, दूध को मारना अपराध है। तो रावण ने कैंसिल कर दिया, मारेंगे नहीं।
तो हनुमान जी बोले जय प्रभु, आपने एक बंदे को भेज दिया वापिस अपने को बचाने के लिए। ये मैनेजमेंट में नहीं था, पर बंदा तैयार था, बंदा तैयार था। बट सिंपल सी बात है, जब रावण ने कहा कि चलो साले के इसकी पूंछ में आग लगाओ, तो जब उसको पूंछ में आग, कपड़ा वपड़ा घी वी और माचिस लगाने लगे, तो हनुमान जी को लग गया कि यार उसने जो सपना देखा था, प्रभु जी ने उसको सपना दिखवाया और मेरे को आदेश दिया लगा दे। अपन ने लगा दी। अपन ने लगा दी। तो तब गुरुदेव ने बोला कि यार सब काम प्रभु करते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। उसी चीज समझ में आ गया, मेरे को ये चीज समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। हनुमान जी चले थे, उनको क्या काम करना था, उनको घमंड ना हो जाए। संजय चौधरी, तू इस सिस्टम में आया है, परमात्मा की देन है। परमात्मा चाहता है इस सिस्टम में तेरे को आके तेरे सपने पूरे करवाने के लिए, क्योंकि मैं बड़ा क्या ऐसा अस्त व्यस्त बंदा था। 8:45 बजे घर से निकलता, रात को 11:30 बजे आता। आपने तो, मैं तो देख यहाँ के विजय को देखता हूँ, उसका बच्चा उसी के नाम से बुलाता है। तो थोड़े दिन बाद बोलेगा विजय इधर आ। कल रात से जो मैं उसका एटीट्यूड देख रहा हूँ, और ऊपर से दियो साहब के अंदर बच्चा। हनुमान का बच्चा तो, जब हनुमान जी खतरनाक है तो बच्चा कितना खतरनाक होगा। तो सिंपल सी बात है, उस समय मुझे जब इन्होंने ये बात बताई तो मेरे अंदर चीज समझ में आ गई कि हनुमान जी ये कहते थे अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्त, हनुमान जी ने इसी चीज को समझ लिया था कि अगर मैं नहीं होता, अरे यार ये तो तू छोड़, अगर तू डीओ साहब में है और तेरे साथ में अगर सामने अगर इतना बड़ा गुरुदेव बैठा हुआ है, तो फिर तेरी जिंदगी तो आसानी से लगने ही लगने वाली है। आप जिस कुर्सी पे आके बैठे हुए हो, ये करोड़पतियों की कुर्सी है। बस इसके अंदर जैसे भीड़ में, मेले में जाते हो, आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पीछे से धक्का पड़ता है, इस गेट से उस गेट में निकल जाते हो। यहाँ पे भी 5 साल आपको धक्का पड़ेगा, और जब धक्के से आप बाहर 5 साल बाद निकलोगे, कि मैं अगर नहीं होता, मुझे ये महसूस होता था उस समय कि यार एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा अगर संजय तिमान सर के टीम में ना होता, आज तुम्हारी उतर गई। उस समय 18.5 साल पहले ये कुमारी थी, अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पे भी कोई संजय चौधरी बैठा हो ना भैया, 18.5 साल बाद समझ में आई है, तो आप अभी से समझ लो, अभी समझ लो कि आप नहीं होते, टेंशन नहीं, तू नहीं होता तो तेरी जगह और कोई होता, मैं नहीं होता तो कोई दूसरा संजय चौधरी होता, और वो आज यहाँ खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा होता। सिंपल सी बात है, मैं नहीं होता तो मैं अपने आप को इतनी बात कहूंगा, मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा अपने गुरु का दास हूं बस। हाथ पड़ता है, मैंने देखा है जब से इनकी संगत में आया हूं, नशेड़ी हो जाता है, गंजेड़ी हो जाता है, और इनके साथ में रहने वाला इनके जैसा हो जाता है। दिया आज इस माने ज्वालामुखियों के बीच में आने का, इनकी गर्माहट महसूस करने का, जिन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, बस इतना ही कहूंगा। चंद्र लाइन आपको समर्पित करता हूं। ना जाने जिंदगी की कब शाम आ जाए, ना जाने ऊपर वाले का कब पैगाम आ जाए, अब तो दिल में एक ही तमन्ना है, गुरुदेव के साथ मिलकर इस डीओ साहब में अगर आपको कामयाब होना है तो पूरी जिंदगी आप लोगों के काम आ जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।